हेलो एवरीवन, इस वीडियो में लाए हैं हम आपके लिए चैप्टर नंबर 6 का क्विक रिव्यू। ठीक है, इस चैप्टर को भी हम लॉजिक के साथ पढ़ेंगे और इसी चैप्टर को यहीं याद रखने की कोशिश करेंगे। देखो, लॉजिक के साथ पढ़ेंगे इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। चैप्टर नंबर 6 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो, इस वर्ड का मतलब समझेंगे क्योंकि पूरे चैप्टर में सेम चीजें चलने वाली है, आपको कहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रो वर्ड आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट, यानी क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट। किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से। किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से। ठीक है, इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब पता है क्या होता है? इंड्यूस होना। इंड्यूस होने का मतलब कि बिना टच किए, क्योंकि इसमें एक शर्त होती है इंडक्शन यानी इंड्यूस होने का मतलब बिना टच किए, बिना टच किए यानी दूर से ही, यानी हम क्या करेंगे, इसको हम फिजिकली कांटेक्ट नहीं कराएंगे, फिर भी हम क्या प्रोड्यूस कर देंगे? क्या प्रोड्यूस कर देंगे? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण हिंदी में भी समझ लो, विद्युत मतलब विद्युत धारा, यानी क्या जनरेट होगी, क्या निकलेगी? विद्युत धारा। किसकी वजह से? चुंबक, चुंबक की वजह से, यानी चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या उत्पन्न होगी? धारा उत्पन्न होगी। इसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। पूरे चैप्टर में सेम चीज चलेगी, सेम कंसेप्ट चलेगा, सेम लॉजिक चलेगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए, इससे पहले वाले जो चैप्टर्स थे, यानी अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की, तो वहां पर ऑरस्टेड ने हमें क्या बताया था कि अगर कोई वायर है, ठीक है, वायर है, और अगर हम उसमें वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे हमने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कहा था। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ था। ध्यान देना, मैग्नेटिक, पहले वाले चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट आया था, तो फेराडे ने सोचा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड से करंट आ सकता है तो क्या करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है, यानी वाइस वर्सा, उल्टा। ठीक है, पहले हमने पढ़ा करंट से मैग्नेटिक फील्ड, अब इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड से करंट। पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड से करंट। ठीक है, तो ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया? फेराडे ने। किसने किया? फेराडे और हेनरी ने किया। उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने एक सर्किट बनाया। ठीक है, और सर्किट में एक वायर लिया और वायर को कनेक्ट कर दिया, किससे? गैल्वेनोमीटर से, और एक की लगा दी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर आप जानते हैं, ठीक है, धारामापी बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी सर्किट में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो अगर उस सर्किट में करंट फ्लो होती है तो उसकी जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, और डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये हमें ये बताता है कि उस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो अगर इस सर्किट में करंट फ्लो होगी, ठीक है, इस सर्किट में करंट फ्लो होगी तो ये जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी। गैल्वेनोमीटर में जो जीरो होता है वो बीच में होता है। ठीक है, तो अगर ये राइट साइड गई तब भी हम मानेंगे करंट हो जाएगी, और अगर लेफ्ट साइड गई तब भी हम मानेंगे कि करंट फ्लो हो रही है। राइट और लेफ्ट जाना करंट की डायरेक्शन को हमें बता देगा। ठीक है, अब देखिए, और उन्होंने पास में क्या रखा कि एक वायर लिया, उसको किससे कनेक्ट कर दिया? किससे कनेक्ट कर दिया? गैल्वेनोमीटर से, और की लगा दी, और पास में रख दिया एक मैग्नेट, एन और एस मैग्नेट रख दिया। अब उन्होंने क्या किया कि जब तक दोनों क्या थे? स्थिर थे, दोनों स्टेबल थे, यानी मूव नहीं कर रहे थे, तो देखा गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, गैल्वेनोमीटर की सुई बिल्कुल सीधी जीरो पर रखी हुई है। लेकिन जैसे ही चुंबक को वो तेजी से लेके आए पास, जैसे ही मैग्नेट को तेजी से वो सर्किट के पास लेके आए, तो देखा कि एकदम से मैग्नेटिक नीडल जो थी वो मैग्नेट नहीं, गैल्वेनोमीटर की नीडल जो थी वो क्या हुई? डिफ्लेक्ट हुई। मतलब इसका मतलब तेजी से पास रहने पर क्या फ्लो हुआ? सर्किट में करंट फ्लो हुआ, जब भी तो डिफ्लेक्ट। फिर जैसे ही दूर गए तो वापस डिफ्लेक्ट हुई, लेकिन अब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन पहले वाले डायरेक्शन के अपोजिट थी, यानी पास आने पर अगर राइट साइड जा रहा था, दूर जाने पर वो किधर चला गया? लेफ्ट साइड चला गया। इसका मतलब यानी मैग्नेट को पास आने पर और दूर ले जाने पर, मूव करने पर, जब तक वो स्टेबल था, जब तक वो मूव नहीं कर रहा था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही तेजी से पास लेके आए और जैसे ही दूर लेके गए तो उसमें क्या? उस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया, यानी उसमें उस सर्किट में करंट फ्लो हो गई, जिसको ही उन्होंने नाम क्या दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम दिया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबक की वजह से करंट फ्लो हो गई, चुंबक के वजह से करंट फ्लो हो गई, जिन्होंने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम दिया। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको अभी से बताता हूं, क्योंकि पूरे चैप्टर में सेम चीज चलने वाली है। क्या हुआ एक्चुअल में? हुआ क्या? ठीक है, देखो क्या होता है कि जैसे ही मैग्नेट, अब देखो मैग्नेट था,
ठीक है, पहले वाली कंडीशन की बात करें, ठीक है, तो पहले वाली कंडीशन में मैग्नेट कांस्टेंट था, ठीक है, और ये जो आपका सर्किट था वो भी कांस्टेंट था। तो मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से गुजरेगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती है तो उसे मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब पास होगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कांस्टेंट पास होता है तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होती है, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। लेकिन जब आप तेजी से पास लेके आए, देखना तेजी से पास लेके आए तो डिफ्लेक्शन आया था। तो क्यों आया था, देखो इसके पीछे का रीजन सुन लो, अब जबकि पढ़ेंगे पूरा बाद में भी, ठीक है। तो कैसे, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तेजी से गुजर रही थी, ठीक है, अब जैसे ही पास लेके आए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तेजी से गुजरी, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो संख्या थी वो बढ़ी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। और फेराडे कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो सर्किट में ईएमएफ यानी बैटरी का सोर्स जनरेट हो जाएगा, और बैटरी का सोर्स आ गया, इसका मतलब करंट फ्लो हो जाएगी। तो ये था इसके पीछे का रीजन, ठीक है। फिर दूर लेके गए, तो अब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुई, कम हुई। अब धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वापस चेंज हो रहा है। लेकिन अब कम वाला चेंज था, पहले ज्यादा वाला चेंज हो रहा था, अब कम वाला चेंज हो रहा है, तो वापस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, यानी करंट प्रोड्यूस होगी। लेकिन अब करंट जो होगी, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि पहले मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था, अब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा था। तो ध्यान रखना, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई भी ईएमएफ, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तब क्या इंड्यूस हो जाएगी, करंट इंड्यूस हो जाएगी, यानी ईएमएफ यानी बैटरी का सोर्स उस सर्किट में आ जाएगा। इसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। तो ये था हमारे फेराडे और हेनरी के जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ये देखो, ये डेफिनेशन भी कई बार पूछी जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ता है, आपको पता है, अगर आपको पहले वाले आपने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने लिखा था फाई से, ठीक है, फाई ई भी लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं, वहां लिखा था इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। क्या लिखा था, ई डॉट डीएस। अब देखो, अगर आपको वो याद है तो बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। फाई बी, पहले फाई ई लिखा था, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन वहां लिखा था ई डॉट डीएस, क्योंकि वहां विद्युत क्षेत्र, अब यहां चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए क्या लिखेंगे, बी डॉट डीएस। अरे वाह, इतना सिंपल, बी डॉट डीएस, बी डॉट डीएस। इसका मतलब अगर आप इसे डी फाई लिखोगे तो आप ये हटा दो, बी डॉट डीएस, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्रफल जो होता है उनका डॉट प्रोडक्ट ही आपको क्या दे देगा, मैग्नेटिक फ्लक्स दे देगा। क्या दे देगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या देगा। या फिर यू के दो, किसी भी क्लोज सर्किट से परपेंडिकुलर गुजरने वाली, पर यूनिट एरिया से गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया से गुजरेंगी परपेंडिकुलरली तो उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर जाएंगी, चुंबकीय बल रेखाएं गुजर जाएंगी, तो उसे हम क्या बोल देंगे, चुंबकीय फ्लक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे, चुंबकीय फ्लक्स। इसकी यूनिट एसआई यूनिट बहुत पूछी जाती है। एसआई यूनिट क्या होती है भैया, वेबर होती है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, मैक्सवेल होती है। क्या होती है, मैक्सवेल होती है। ध्यान रखना क्या होती है, मैक्सवेल होती है। इसमें रिलेशन क्या है, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने वहां पर टेस्ला और गाउस में बताया था कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गाउस, यहाँ 1 वेबर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 8 मैक्सवेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं देखो क्या क्या पूछ लेते, 1 वेबर की डेफिनेशन बताओ। वाह, जैसे बोलते हैं ना 1 एम्पियर की डेफिनेशन, ऐसे 1 वेबर की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो आप क्या कहोगे कि भी किसी भी क्लोज, क्योंकि अब आप क्या कर दोगे, 1 वेबर यानी इसकी वैल्यू आपको क्या लानी है, 1 लानी है। देखो 1 लानी है तो भैया ये भी 1 कर दो, ये भी 1 कर दो भैया, तभी तो वैल्यू 1 आएगी। मैंने आपको डेफिनेशन बनाना सिखा रखा है। फिजिक्स में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, 1 वेबर क्या होगा, किसी भी क्लोज सर्किट से पर यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर गुजरने वाली अगर कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या 1 हो, यानी उसके मैग्नेटिक फ्लक्स यानी उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 हो, तो फिर क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, 1 वेबर होगा। पर यूनिट गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी एकांक हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, 1 वेबर होगा। क्या होगा, 1 वेबर होगा। 1 वेबर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाँ जी,
अब हम बात करते हैं फेराडे लॉ। वाह, फेराडे लॉ जो इस पूरे चैप्टर की जान है, यानी जिसने इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेनेशन में दे दिया, इस पूरे चैप्टर का लॉजिक दे दिया, वो दिया किसने? फेराडे ने। जो भी आपकी मैंने आपको पहले ही टॉपिक बता दिया था कि भैया पूरे चैप्टर में सेम चीज चलने वाली है, पूरे चैप्टर में सेम चीज चलने वाली है। वो किस पर डिपेंड है? फेराडे पे डिपेंड है। तो फेराडे ने कितने लॉ दिए? फेराडे ने 2 लॉ दिए, जिसे हम बोलते हैं फेराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन इंड्यूस होने के लिए, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट यानी ईएमएफ जनरेट हुआ, उसके लिए उसके बारे में बताया किसने था? फेराडे ने बताया था। क्या बताया था? उसका पहला लॉ क्या है? पहला लॉ क्या है कि अगर किसी कॉइल, किसी भी क्लोज सर्किट है कॉइल से संबंधित मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, और ये ईएमएफ जब तक, यानी ईएमएफ जब तक उस सर्किट में विद्यमान रहेगा, जब तक उस सर्किट में रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा, ठीक है, जब तक ईएमएफ उस सर्किट में रहेगा। यह था पहला लॉ। क्या है? फेराडे का पहला लॉ था, ये फेराडे का पहला लॉ था, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है? ई मतलब ईएमएफ, ई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, ई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, ये सेकंड लॉ है। कहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यानी किसी भी सर्किट पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, ठीक है। यानी आप प्रोपोर्शनल का साइन भी लगा सकते हैं कि किसी भी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, ठीक है। परिवर्तन जो होता है वो जो प्रोड्यूस जो इंड्यूस ईएमएफ होती है उसके समानुपाती होता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। यही सेकंड लॉ है, ई प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पर ई इज इक्वल टू अपन के डी फाई अपॉन डी टी कर लेते हैं, और यहाँ पर के की वैल्यू जो है वो 1 ले लेते हैं, ताकि ई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी हो जाए। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होगा, देखो यही सब कुछ बता रहा है हमें, यही सब कुछ बता रहा है। वैसे फर्स्ट और सेकंड जो है वो लगभग सेम से ही रूल है लेकिन सेकंड में इसने ये बता दिया, ये एक तरह से वैल्यू बताई है, इसने मैग्नीट्यूड बता दिया कि क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? ईएमएफ के। यानी जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, अगर ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, कम हो रहा है तो कम होगा, ठीक है। तो ये था सेकंड लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है फेराडे के लॉ, एग्जाम में आने लायक, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेंज लॉ की। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा लॉ है। देखिए फेराडे ने ये तो बता दिया हमें कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी करंट इंड्यूस होगी, करंट फ्लो होने लग जाएगी, लेकिन उन्होंने करंट की डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन के बारे में हमें किसने बताया? लेंज लॉ ने। लेंज साइंटिस्ट का नाम है। अब लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ यानी लेंज लॉ और फेराडे लॉ मिलकर कंप्लीट लॉ बना है, ठीक है। जैसे अभी अपन ने लिखा था E इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी, लेकिन लेंज ने इसके आगे क्या लगा दिया? नेगेटिव लगा दिया। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर होगी वो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन के क्या होगी? अपोजिट होगी। क्या होगी? अपोजिट होगी। तो लेंज ने यहां पर क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। अब लेंज लॉ होता क्या है भाई? होता क्या है? लेंज ने क्या बताया कि किसी भी सर्किट में जो इंड्यूस ईएमएफ है, इंड्यूस करंट जो इंड्यूस ईएमएफ हो, उसकी डायरेक्शन हमेशा इस प्रकार रहती है। ध्यान से सुनना, बड़े ही मजेदार बातें, यानी धोखा देने वाली बातें, धोखा देने वाला लो, ठीक है, कि जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, ये उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसने उसको पैदा किया उसी पर ही विरोध कर रहा है, उसी का ही विरोध कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी उत्पत्ति हुई, यानी जिसकी वजह से उसकी उत्पत्ति हुई उसका ही क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, दुश्मन बन जाता है बाद में। यानी क्या मतलब हुआ? यानी क्या हुआ? जैसे अगर हम बात करें कि मैग्नेट को पास लेके आए थे, ईएमएफ जनरेट हुआ था, ठीक है, ईएमएफ जनरेट हुआ था। लेंज क्या कह रहा है कि भैया ये पास आने का ही, यानी जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होगी ना, या करंट की डायरेक्शन होगी ना, ये मैग्नेट के पास आने का ही क्या करेगी? विरोध करेगी। जैसे दूर लेके गए थे जब भी करंट इंड्यूस हुई थी, तो अब ये कह रही है कि अब दूर ले जाने पर करंट की डायरेक्शन इस तरह की होगी कि ये दूर जाने का ही क्या करेगी? विरोध करेगी। यानी जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो रहा है उसी का क्या करेगा? विरोध करेगा। ये इसे बोलते हैं लेंज लॉ बोलते हैं। बहुत ही प्यारा सा लॉ है, ध्यान से, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है कि लेंज लॉ किस पर आधारित है? लेंज लॉ किस पर बेस्ड है? कौन से कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है?
एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन। लेंस लॉ किस संरक्षण नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर आधारित है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर आधारित है। हाँ भाई, अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है। अगर देखो आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को हम यूज किस में करते हैं? जो हमारे पास इंड्यूस करंट आई है उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करें, हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, उसको हम मूव करा रहे हैं, तो हम कंडक्टर को जब किसी फील्ड में मूव कराते हैं तो उसकी वजह से क्या होती है? करंट इंड्यूस होती है, जिसे हम एडी करंट के नाम से पढ़ेंगे, जिसे हम इसमें पढ़ेंगे, है ना, लास्ट अभी इसके बाद पढ़ेंगे। तो इसमें जो इंड्यूस करंट होती है उसकी डायरेक्शन हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से बताते हैं। बहुत सिंपल रूल है, देखो मेरी तरह कर लो, बहुत सिंपल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है भाई? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कहता है कि अगर आप क्या करें, आपकी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरीके से फैला लें कि ये तीनों परपेंडिकुलर हो। क्या हो? तीनों परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अब आप अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो? फोर फिंगर वाली डायरेक्शन की तरफ हो, और आपका जो कंडक्टर है वो इधर मोशन कर रहा हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड इधर और कंडक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, कंडक्टर इधर, तो आपकी जो इंड्यूस करंट होगी वो किधर उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इस मिडिल फिंगर की तरफ होगी। ध्यान रखना, क्या यही फ्लेमिंग का राइट हैंड है मेरा, ठीक है। राइट हैंड की फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस प्रकार फैलाए कि तीनों परपेंडिकुलर हो। अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है और आपका कंडक्टर इधर मोशन कर रहा है थंब की डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी? मिडिल फिंगर की तरफ होगी। यही राइट हैंड का रूल है, राइट हैंड फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल है। अब हम बात करते हैं किसकी? एडी करंट्स की। किसकी? एडी करंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक। एडी करंट्स क्या है? एडी करंट्स देखो क्या होता है कि अगर हम बात करें कि जैसे अभी हमने बात किया था कि किसी क्लोज सर्किट में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होता है, ठीक है, करंट इंड्यूस होता है। अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई मेटल के पीसेस है, ठीक है, और अगर किसी क्लोज सर्किट में मैग्नेटिक जो मेटल के पीसेस है उसके अंदर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, अगर क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर उसके पूरे वॉल्यूम में क्या होती है? एक करंट इंड्यूस हो जाती है, जो किस फॉर्म में होती है? सर्कुलर फॉर्म में। और इस सर्कुलर फॉर्म की में होने की वजह से इस करंट को हम क्या बोलते हैं? एडी करंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडी करंट्स बोलते हैं। सर्कुलर फॉर्म में होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? एडी करंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडी करंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसको जो डिस्कवर किया था वो फोको नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसको हम फोको करंट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम फोको करंट के नाम से भी जानते हैं। बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है, याद करके चले जाना। अब हम बात करते हैं इंडक्टर की। इंडक्टर का मतलब होता है एल, ठीक है, इंडक्टेंस। अब इसमें हम दो पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, अभी हम बात करें कि अभी हमने पढ़ा था कि देखो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, करंट इंड्यूस हो गई। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, देखो पूरे चैप्टर में यही चला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, यानी करंट इंड्यूस हो जाएगी। तो ये भी क्या बता रहा है। अब इसमें हम दो पढ़ते हैं, सेल्फ और म्यूचुअल। सेल्फ इंडक्टेंस, देखो डेफिनेशन क्या है? सेल्फ हिंदी में बोलते हैं स्वयं प्रेरण। क्या बोलते हैं? स्वयं प्रेरण। यानी अब देखो हिंदी में कितना प्यारा नाम है, स्वयं प्रेरण। प्रेरण का मतलब वही कि भाई टच नहीं करना, प्रेरण प्रेरित होगा, यानी आप जानते हैं प्रेरण शब्द बनाए प्रेरित होकर बनाए। अब प्रेरित होने के लिए आपको, अगर आपको मान लो किसी भी इंसान से प्रेरित होना है तो ऐसा थोड़ी उसको टच करोगे और प्रेरित हो जाओगे, नहीं, ठीक है, उसके लिए टच करने की जरूरत नहीं होती है। तो स्वयं प्रेरण यानी स्वयं का मतलब होता है खुद के अंदर प्रेरित करना, ठीक है। सेल्फ यानी खुद के अंदर प्रेरित करना। अब इसको अपन अपनी फिजिक्स में कैसे ठीक करें? देखो मैंने कहा कि फिजिक्स को याद करने की गारंटी जो है मेरी है, फिजिक्स को याद करवाने की गारंटी मेरी है। आप मेरे तरीके से पढ़ो, मेरे लॉजिक के साथ पढ़ो, आप भूलोगे ही नहीं, ठीक है। सेल्फ मतलब खुद। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करें कि यानी हमारे पास एक क्या है? सर्किट है ना, जिसके अंदर वायर लगा हुआ है, यानी कोयल लगी हुई है, और उस कोयल के अंदर हमने क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया। कोयल के अंदर क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया, ठीक है। और उसके अंदर एक बैटरी का सोर्स भी लगा दिया। ध्यान रखिए, बैटरी का सोर्स लगा रखा है, बैटरी का सोर्स लगाया, उसके अंदर एक की लगा दी। जैसे ही डॉट करा हमने देखा करंट फ्लो होगी, ठीक है, करंट फ्लो होगी। तो करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा? करंट जैसे जैसे करंट फ्लो होगी, अब क्योंकि बैटरी का सोर्स नहीं लगाया हमने, क्या लगाया? एक क्या लगाया?
सॉरी ऐसी सोर्स लगाए, क्योंकि ऐसी सोर्स की जरूरत है, क्योंकि ऐसी सोर्स में ही करंट की वैल्यू चेंज होगी। अब जब करंट की वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। और फैराडे कहता है अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। यानी जिस सर्किट में आप करंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, उसी सर्किट में वापस उसी के अंदर क्या ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। यानी इसमें एक ही सर्किट में सब कुछ हो रहा है, एक ही सर्किट में आप क्या कर रहे हैं, उसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करके उसी सर्किट में ईएमएफ को इंड्यूस करना ही क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है, ठीक है, स्वयं प्रेरण कहलाता है। और इसके साथ दूसरा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल का मतलब होता है, आप जानते हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो म्यूचुअल वर्ड जो आता है, म्यूचुअल मतलब आपस में, परस्पर, हिंदी में बोलते हैं परस्पर। परस्पर का मतलब एक दूसरे के साथ लिंक। अब एक दूसरे के साथ लिंक तभी होगा जब आपके पास दूसरा सर्किट होगा, यानी एक सर्किट का दूसरे सर्किट के साथ लिंक होगा। लेकिन इसमें भी इंड्यूस है, यानी हम सर्किट को कनेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब आपके पास दो सर्किट है, एक सर्किट को आप प्राइमरी सर्किट को, एक को सेकेंडरी बोलोगे। प्राइमरी सर्किट जिसमें आप क्या लगाओगे, एक एनर्जी सोर्स लगाओगे, कोयल है, एनर्जी सोर्स है, की है, और उसके पास में एक दूसरा सर्किट रखोगे जिसमें गैल्वेनोमीटर लगाओगे। क्योंकि गैल्वेनोमीटर लगाने का मतलब क्या है, कि गैल्वेनोमीटर लगाने का मतलब अगर इस सर्किट में करंट फ्लो हुई तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक प्राइमरी जो कोयल होती है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं, जिसकी वजह से पास में रखी दूसरी कोयल में ही, यानी दूसरी कोयल में करंट इंड्यूस हो जाता है, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्ट आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में मतलब समझाया, इसमें एक ही होता है, एक ही सर्किट होता है, इसमें दो सर्किट होते हैं। जिस सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं उसे प्राइमरी बोलते हैं, जिसमें करंट इंड्यूस होता है पास में रखी दूसरे सर्किट में करंट इंड्यूस हो जाए तो उसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसमें देखो, जैसे अगर हम बात करें, जैसे पहले की बात करूं, सेल्फ की बात करूं, यानी फाई प्रोपोर्शनल टू आई होता है, फाई प्रोपोर्शनल टू आई होता है, फाई प्रोपोर्शनल टू यानी फाई इक्वल टू एल आई होता है, जहां एल क्या कहलाता है, स्वयं प्रेरण गुणांक कहलाता है, यानी सेल्फ इंडक्टर कहलाता है यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है, एल से लिखते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट हेनरी होती है, याद रख लेना क्या होती है, हेनरी होती है। ऐसे अगर हम बात करें म्यूचुअल की बात करें, अब क्या होगा, फाई प्रोपोर्शनल टू आई, फाई प्रोपोर्शनल टू आई, ये भी है ये, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे आप, किसमें, फर्स्ट वाले सर्किट में, और करंट किसमें होगी, सेकंड वाले में। इसमें फर्स्ट और सेकंड लिखना जरूरी है क्योंकि आपके पास दो सर्किट होते हैं, यानी फाई वन इज इक्वल टू, यहां पर कॉन्स्टेंट आता है एम, क्योंकि म्यूचुअल है, तो इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। इसकी यूनिट भी क्या होती है, हेनरी होती है, इसकी यूनिट भी हेनरी होती है। तो यहां हमने चैप्टर नंबर 6 को लॉजिक के साथ, और यही याद रखने के लिए इसको चैप्टर को हम इसका वीडियो बनाया है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से एक एक टॉपिक को पढ़िएगा, बहुत आसान सब्जेक्ट है आपके। हम इस वीडियो में वो टॉपिक लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक है। आप जल्दी से इस चैप्टर को रिवाइज करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई सी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो हमें जरूर बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपका कल एग्जाम है। तो आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, टेंशन की कोई बात नहीं है, जीत के आओ। थैंक यू।